हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अफसा कोमल। ये नाजरीन, लेकिन फ़लस्तीनी अवाम की जो मुश्किलात हैं और जो मुसीबतें हैं वो बिल्कुल कम नहीं हुई, इनफैक्ट बढ़ गई हैं। इसराइल की वहशियाना बमबारी के नतीजे में औरतों और बच्चों समेत 200 से ज़्यादा निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं जो अब तक की इतलात हैं, और इसके मुताबिक सैकड़ों ज़ख्मी भी हैं। हज़ारों अफराद ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं। गजा में मीडिया हाउसेस समेत कई बड़ी इमारतें और सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। मामले पर सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा रहा, जबकि OIC ने कल एक करारदाद मंजूर की और बात इसराइल की मुजम्मत से आगे नहीं बढ़ सकी। ये वही बातें हैं जो कई सालों से हम सारे कॉन्फ्लिक्ट में सुनते आ रहे हैं। आलमी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि हालात जिस नहज पर अब पहुंच चुके हैं, इतने संगीन इससे पहले हालात कभी नहीं देखे। अब बहुत सारे सवालात उठते हैं कि क्या फ़लस्तीनी अवाम को कभी इसराइली मजालिम से निजात मिल भी सकेगी? क्या पूरी दुनिया साथ मिलकर, ख़ास तौर पे मुस्लिम जो उम्मत है वो उनके लिए आवाज़ उठा सकेंगे इस बार भी या नहीं? अब एक तरफ ये सारे मामलात हैं, दूसरी तरफ हमारे यहाँ अंदरूनी मुल्क की जो सियासी माहौल है वो है। ईद के दिनों में ये नज़र आ रहा था कि थोड़ा सा हालात जो है वो मामलात ठंडे हुए हैं, लेकिन कल मरियम नवाज़ ने शेखुपुरा में ज़ोरदार एंट्री देकर सियासी माहौल को फिर गरमा दिया है। मरियम नवाज़ जावेद लतीफ़ की अहलिया से इज़हार यकजहती के लिए शेखुपुरा पहुंची। उन्होंने न सिर्फ जावेद लतीफ़ के मौक़िफ़ की तायीद की वहाँ पर खड़े होकर, बल्कि हुकूमत और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज़ ने कहा कि बयानिया सिर्फ नवाज़ शरीफ का चलेगा, इस बात की उन्होंने वजाहत की, और ये भी कहा कि अवाम और सियासतदानों के दरमियान से हट जाओ और फिर देखो अवाम इमरान खान से क्या सलूक करते हैं। ये सारी बातें उन्होंने वहाँ पे की। बहुत सारे सवालात उठते हैं इस पे कि किस किस को वो क्या पैगाम दे रही थी। क्या मरियम नवाज़ ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करके अपोजिशन की ईद के बाद की जो सियासी सरगर्मियों की समत है उसका तयन कर दिया है? क्योंकि बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि क्या होने जा रहा है ईद के बाद। इसके अलावा ईद की छुट्टियों के दौरान हुकूमत को शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की फिक्र रही, और काबीना की जो सब कमेटी है उसने उनका नाम जो है वो ECL में शामिल करने की अब मंजूरी दे दी है। ईद के दिनों में भी यही खबरें गर्दिश करती रहीं कि शहबाज शरीफ साहब का क्या होगा हुकूमती हलकों में। अब आज उनका नाम ECL में डाल दिया गया है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ बाहर चले गए तो नवाज शरीफ की तरह वापस अब लाना उनको मुश्किल हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने से रोके जाने पर लाहौर हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, जबकि हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बहुत सारे मामलात हैं। इसके अलावा ईद से पहले सामने आने वाला रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल, उसके हवाले से भी अहम डेवलपमेंट हुई और चेयरमैन नैब ने उस पर तहकीकात का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ गुलाम सरवर खान साहब वफाकी वजीर वो भी सामने आए, उन्होंने कहा कि उन पर गलत इल्जामात लगाए गए हैं। इस सिलसिले में सारे मामलात हैं, इन पे हम बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। फ़ारूक हबीब साहब, आगाज़ आपसे ही करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि सारी ईद के दिनों में भी हुकूमत को फिक्र रही शहबाज शरीफ साहब की, ये नून लीग कहती है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही, ताकि जो हम डिबेट करें उसका एक रुख हो हमारे पास। जो सबसे बड़ी तरजीह हुकूमत की शहबाज शरीफ साहब को रोकना क्यों है? 2 चीज़ें जहन में आती हैं। एक, इमरान खान साहब का जो वोटर है वो उनसे सवाल करेगा यकीनन कि आप जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े करप्शन के इल्जामात लगाते थे उनको जमानत भी मिल गई और वो आराम से मुल्क से भी बाहर चले गए। दूसरी बात है वो कयास आराइयाँ जो इस वक्त अपने अरूज पर हैं कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब का साथ दे रही है मुल्क से निकलने पर, और उनको इमरान खान साहब के मुतबादिल के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या वजह है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को परेशान कर रही है? देखिए, बात यह है कि ये क्या सराइयाँ तो अपनी जगह के ऊपर होती रहती हैं। क्या सराइयाँ तो हम पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, लेकिन क्या सराइयों में सिर्फ क्या सराइयाँ ही रह गई हैं, कोई सच्चाई तो है नहीं है। देखिए, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी मामला ये है कि जो लोग ये बात करते हैं कि ईद की छुट्टियों में भी जो है वो काम होता रहा। देखिए, मामला ये है कि अगर ईद की छुट्टियों में कोई क्राइम हो जाए, कोई वारदात हो जाए, कोई कत्ल हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, कोई चोरी हो जाए, तो क्या उसकी FIR नहीं कटती? क्या ईद की छुट्टियों में जो है वो मुल्जमान को खुली छुट्टी मिल जाती है? अगर कोई इश्तिहारी मुल्क से बाहर भाग रहा हो तो उसको इदारे पकड़ेंगे नहीं, उसको खुली छुट्टी मिल जाती। तो लिहाजा ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई मंतक ही नहीं है। ये तो बिल्कुल जो है वो इस बात के ऊपर तो कोई वजन ही नहीं है इस आर्गूमेंट के अंदर।
जो बुनियादी चीज ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो नैब के मुलजिम है। 7 अरब का रेफरेंस जो है वो नैब अदालत के अंदर केस चल रहा है। अगर शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो केस इल्तवा का शिकार हो जाएगा। आपके इल्म में होना चाहिए कि हुदैबिया पेपर मिल केस में क्या हुआ था। रेफरेंस दायर हो गया, मुशर्रफ से एनआरओ करके मुल्क से बाहर चले गए, केस इल्तवा का शिकार होता रहा। जब ये वापस आए, इनकी सूबे में भी हुकूमत आ गई, मरकज में भी आ गई। 2014 में इन्होंने टेक्निकल ग्राउंड में वो केस को फारिग करवा लिया। अब भी ये चाहते हैं कि इन केसेस इल्तवा का शिकार हों। जहाँ ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है ना किसी शख्स का, तो शरीफ फैमिली सारी तो ECL पे सारे मुल्क से बाहर बैठे हैं। नवाज शरीफ, हमजा, सलमान शहबाज, अली इमरान, हसन नवाज, हुसैन नवाज, इसहाक डार, सारी फैमिली बाहर बैठी हुई है। तो क्या उम्मीद है शहबाज शरीफ का दामन कौन बनेगा? तो बाकियों को फारूक साहब जाने दिया तो शहबाज साहब को भी जाने देते। बस ये तो मासूमाना ख्वाहिश है ना इनकी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी का ख्वाहिश का दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। मामला ये है कि हमने तो देखना है कि नैब ने चिट्ठी हुकूमत को लिखी। हुकूमत की जो ज़ैली कमेटी है काबीना की, उसने इसके ऊपर गौर फौज किया, जिसके ऊपर आज काबीना ने ज़ैली कमेटी की सिफारिशात नाम ECL में डालने का फैसला किया है। अब शहबाज शरीफ जो है वो ECL के ऊपर हैं और उनको मुल्क में ही रहना होगा। और बात यह है, शहबाज शरीफ तो कोरोना से लड़ने आए थे, अब वो लंदन जाने के लिए ये हम पूछते हैं अब्बासी साहब से। फारूक साहब अब हमारे साथ ही रहेगा, जावेद अब्बासी साहब से पूछते हैं। जावेद साहब, अब फारूक साहब हुकूमती तर्जुमानी करते हुए वाज़े अंदाज में हमें बता रहे हैं कि शहबाज साहब को यही रहना होगा और अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का मुकाबला करना होगा। आप हमें ये बताइए, हुकूमत ये भी मौक़िफ़ अपना रही है कि हम हुदैबिया केस शहजाद अकबर की बात कर रहे हैं उसकी, तो जो शहबाज साहब हैं वो रातों रात बाहर जाना चाह रहे हैं। उनके अल्फाज ये हैं कि सहरी किए बगैर वो रवाना होना चाह रहे थे, राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों इतना इसरार है शहबाज शरीफ साहब को बाहर भेजने पर नून लीग का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं फरग हबीब साहब की बात सुनी है। हम पहले दिन से कह रहे थे और इस अमल ने साबित कर दिया कि पिछले अरसे से जितने अरसे से अपोजिशन जो बात कह रही थी वो सब साबित है। हम कह रहे थे कि नैब और हुकूमत का गठजोड़ है, नैब को हुकूमत अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, जो मैं और कोई अपोजिशन का लीडर नहीं कह रहा, जो उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत अपने मकासद के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, दूसरों की पगड़ी उछालने के लिए, दूसरों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये बात ना होती तो मियां शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क की अदालत में गए, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दी कि आप अपने मेडिकल चेकअप के लिए, वो जो साल में 2 दफ़ा कराते हैं, उसके लिए जा सकते हैं। और जब वो इजाज़त मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि हम जाएंगे, और इन्होंने आखिरी वक्त में जो इनके अंदर हमेशा से स्टेब्लिश था कि ये सियासी जमातों के साथ एक पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की शख्सियत से डरते हैं। ये हर वक्त इमरान खान की जो जहन और की कैबिनेट जो है उस पर शहबाज शरीफ साहब हर वक्त जो है वो उनके असाब पे छाए हुए हैं। हर वक्त उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह वो जेल में ना रख सके। अब जब उनके खिलाफ आप झूठे केस बनाएंगे, अब वो अब्बासी साहब ये किन बुनियादों पे आप ये बात कह रहे हैं कि ये डरते हैं शहबाज शरीफ साहब से? अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा खातिर खा क्या टफ टाइम दिया इमरान खान साहब को जो इनसिक्योर होंगे उनसे? ये फरग हबीब साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी कौम जानती है कि जिस तरह इस मुल्क की खिदमत शहबाज शरीफ साहब ने किया है, जिस तरह पंजाब की उन्होंने खिदमत किया है, जिस तरह पंजाब के लोगों की उन्होंने खिदमत किया है, जो हदारे बनाने में उनकी खिदमत है, जिस तरह बिजली के कारखाने लगाने में उन्होंने काम किया है, जिस तरह CPEC के मामले में उन्होंने किया है, जिस तरह दूसरे जो वबा आई थी उनके ज़माने में इस तरह हैंडल किया है, आज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ज़बान पर मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम है। और आपने देखा होगा बहरहाल ये सिर्फ ये क्या अब्बासी साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है, लेकिन हम वापस आके फारूक साहब से पूछेंगे कि क्या सिर्फ यही बातें हैं या जी कहिए। इसीलिए इन्होंने उन केसेस के बारे में, अभी लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब के केसेस के मुतालिक क्या कहा है, वो आपकी नजर से गुजरा है। उन्होंने कहा कि ये वो जाली केसेस हैं जिनके पास कोई एविडेंस नहीं है, जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हो, उन्होंने जो एसेट बिहाइंड मीन उन्होंने कोई बनाया हो। उन्होंने कहा एस्टेब्लिश साबित करने में बुरी तरह का नाकाम हुई है कि कभी उन्होंने ये वो सारे झूठे केसेस से बचने के लिए जो हाई कोर्ट ने फैसला किया था, पूछेंगे हम हुकूमत से, और हम लेकिन हम आपसे भी बात पूछेंगे। ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है कि नैब ने तो आज रिंग रोड रावलपिंडी के ऊपर भी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। तो जब आप ये बात करते हैं कि नैब एकतरफा कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो क्या ये बात आप दुरुस्त करते हैं? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें मुख्तलिफ सियासी मौज़ूआत पर, लेकिन बार बार इस बात का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है कि फ़लस्तीनियों के साथ इसराइली जो जुल्म सितम जारी है उसके ऊपर पूरी दुनिया हम आवाज़ है, पूरी दुनिया में उसके ऊपर एहतजाज किए जा रहे हैं। आज कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश की गई और वज़ीर ख़ारजा ने भी ये ऐलान किया कि वो यूनाइटेड नेशंस जाएंगे। इस सारे मामले को पाकिस्तान बहुत भरपूर तरीके से उठाएगा। अब हम जिस मामले पे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे वापस उसी पे आते हैं। फ़ारूक हबीब साहब अब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। फ़ारूक साहब, ब्रेक से पहले से अब्बासी साहब बात कर रहे थे, नैब के ऊपर वो बात कर रहे थे। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसले में बात वाजे की, इसके ऊपर कई दिनों से आप लोगों से सवाल हो रहे हैं कि नैब बिल्कुल साबित करने में नाकाम रहा। जितने भी इल्जाम थे, टीटीज का कोई सबूत नहीं, फैमिली मेंबर्स की ज़ेर कफालत होने का, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम जो है वो उसको बतौल नाकाबिल तरदीद सबूत नहीं सच माना जा सकता लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक। तो क्या ये सारी जो चीज़ें हैं ये हुकूमत के करप्शन के बयानिए के खिलाफ काफ़ी नहीं है? सियासी अपोनेंट्स के ऊपर जो वो कहते हैं नैब को इस्तेमाल करते हैं, सबूत होता कोई नहीं। देखें, बात यह है कि ये अपने अल्फाज पहना देते हैं हकाइक को ट्विस्ट करके। बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी जब आप किसी कोर्ट रूम में होते हैं तो अदालत आपसे सवालात पूछती है कि इस मुलजिम के ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं। मिसाल के तौर पे वो पूछते हैं कि जिस मुलजिम के ऊपर अगवा का इल्ज़ाम है, आप कहते हैं नहीं है। इस मुलजिम के ऊपर जो है वो किसी को बुरा भला कहने का इल्ज़ाम है, नहीं है। इस मुलजिम के ऊपर किसी की चोरी का इल्ज़ाम है, आप कहते हैं नहीं है। जो इल्ज़ाम है जिस स्पेसिफिक जिसको ये ट्विस्ट करते हैं, वो कहा नैब से पूछा गया किकबैक्स का इल्ज़ाम है। इनके ऊपर जो केस है वो केस है एसेट बियॉन्ड मीन्स का। ये नैब, अब्बासी साहब पढ़े लिखे लोग हैं, ये नैब का ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9A(5) पढ़ लें, जिसमें कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर वो एसेट बियॉन्ड मीन्स बनाता है, जैसे हम अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ कहते हैं, जिस दौलत की वो वजाहत पेश नहीं कर सकता। आपके अकाउंट में टीटीज़ आ रही हैं, उन टीटीज़ का आपने बताना है कि ये जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, जो लगवाने वाले लोग हैं, ये महबूब फेड़ी वाला, मंजूर पापड़ वाला, ये अपने ख्वाब में लंदन नहीं गए। तो नहीं बताएंगे ना, जो इल्जाम लगा रहा है उसको साबित तो पहले करना होता है। सुन लेना, देखें ओनस किस पे आता है, सवाल पूछा जाता है ना। जब रेफरेंस में नैब इनसे सवाल पूछती रही है तो शहबाज शरीफ साहब एक धेले का, जो कहते हैं ना एक धेले की करप्शन नहीं की, अपने ही अकाउंट में आने वाले पैसों का एक धेले का नहीं बता सके। 96H का मॉडल टाउन का घर उन्हीं टीटीओं के पैसों से खरीदा गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स हुई है इनके बैंक अकाउंट्स में पैसे अदालत ये क्यों कह रही है? नहीं, अदालत ने तो कहा किकबैक्स के हवाले से बात हुई ना, एसेट बियॉन्ड मीन्स के हवाले से अगर हुई है तो बता दे। दूसरा बुनियादी नुकता, एक मिनट अब्बासी साहब, मैं आ रहा हूं। दूसरा बुनियादी नुकता, सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़ेह कर चुकी हुई है कि जब भी कोई कोर्ट बेल मैटर को देखे तो वो उसके मेरिट को डिस्कस नहीं करेगी ताकि वो मेन केस के ऊपर असर अंदाज ना हो। और भाई हाई कोर्ट तो बेल को देख रही थी, मेन कोर्ट का जो फैसला है वो तो नैब अदालत में रेफरेंस है, उसके ऊपर फैसला आएगा, डिसीजन होगा, वो साबित करेगी, बताएगी कि शहबाज शरीफ कितने मासूम हैं, कितने करप्ट हैं, वो फैसला उन्होंने करना है। इन्होंने पनामा JIT की तरह पहले ही मिठाइयां खानी शुरू कर दी हैं। वक्त से पहले एक्साइटेड हो गए अब्बासी साहब को रिस्पॉन्ड करने का। जी अब्बासी साहब, ये हमेशा चीजों को जो है वो ट्विस्ट करते हैं। इसी तरीके से आप आ जाए, इनको बड़ी अभी नैब बड़ी याद आ रही थी, तो कमर जमान की नैब भूल गए हैं ये, जिसने कहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज नैब हमारे सामने केस में आप अपील दायर करें, हाँ। वो अपील क्यों नहीं दायर की? वो टाइम बार किसकी वजह से हुआ? नैब ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद विद इन 3 मंथ्स 2014 में अपील दायर करनी थी, वो अपील दायर नहीं की थी क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकमका था, इनका लगाया हुआ चेयरमैन था। आज सवाल हो रहा है, आज अफसा एहतसाब, आज इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही, एहतसाबी कार्रवाई हो रही है। अगर आपने चोरी नहीं की तो खौफ किस चीज का है, डर किस चीज का है? इसकी एक एग्जांपल हम ये भी देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी इंक्वायरियां हो रही हैं, नैब ने अब ये रिंग रोड रावलपिंडी पे भी, तो आप लोग क्यों ये इल्जाम लगाते हैं इनके ऊपर? अब्बासी साहब, एक तो फरक हबीब साहब की खिदमत में अर्ज है कि इसमें कुछ शक नहीं कि वजीर होना बहुत बड़ी बात भी है और वजीर के प्रिविलेज भी हैं और उसके लिए टाइम भी है, लेकिन उन्हें कहेंगे मेहरबानी करके हमारी ज़बानबंदी ना करें, कुछ थोड़ी देर आप ज्यादा टाइम ले, लेकिन कुछ में हमें भी अलाउ करें कि हम भी बात कर सकें। दूसरी बात, हमारे भाई हमारा सारा वक्त देने देते हैं। दूसरी बात यह है जो फरक हबीब साहब ने की है कि जो जजेस साहबान का लार्जर बेंच का फैसला है, मैं उनकी खिदमत में भी अर्ज करूंगा और मैं फौरन कापी भी उनको भिजवाऊंगा। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि नैब ये एस्टेब्लिश करने में नाकाम हो गई है, जितने भी एलिगेशन शहबाज शरीफ साहब पे लगे थे, उन्होंने कहा कि कोई एक चीज भी वो साबित करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है
इसलिए हम उनकी बेल ले रहे हैं कि ये जो बजाय जो केस इन्होंने बनाया है, इस केस में कोई सदाकत नजर नहीं आती, क्योंकि जो जो 3 बड़े एलिगेशन उन्होंने कहा है, हमने एक एक करके देखा है। जो मैंने पहले अपने बात आपके सामने रखी थी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप एक केस आप बता दें, जब से ये हुकूमत आई है सारी लीडर्स के ऊपर इन्होंने बेशुमार केसेस बनाए, अभी तक रेफरेंस बेशुमार लोगों के खिलाफ ये फाइल नहीं कर सके। ये इनका तरीकाकार क्या है? अब तो ये तरीका वारदात लगना शुरू हो गया है कि ये सिर्फ नैब को इस्तेमाल करके लोगों को जेल भिजवाते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे होती है मामलात, अभी उसमें आगे भी नहीं बढ़ाते। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इंक्वायरी स्टेज पे उठा के ले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नैब के मुताल्लिक बातें की थी, अब हुकूमत के अमल से साबित हो रहा है कि हुकूमत उनके स्पोक्समैन है, सारे वजीर भी उनके स्पोक्समैन है, वजीर आजम साहब भी नैब का स्पोक्समैन है। हम अगर इस अदारे को आप इंडिपेंडेंट रहने देते, आप इस अदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करते, ये नैब का अदारा अपने तौर पर अगर काम करता तो किसी को शायद इतनी बड़ी शिकायत ना होती। आज सिर्फ नैब जो इस्तेमाल हो रहा है, वो हुकूमत उसको सिर्फ अपनी अपोजिशन पार्टी और स्पेशली मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। जब आप ये काम करेंगे तो इस अदारे की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? इसकी बात कौन मानेगा? और आप इसके हक में जितनी भी गवाहियां देंगे वो आपकी और मेरे गवाही देने से नहीं है। और दूसरी बात, फरक हबीब साहब की खिदमत में रिक्वेस्ट है कि नैब और हुकूमत मिलकर 1000 एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाना आपसे ज्यादा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन सिर्फ एलिगेशन की बुनियादों पर तो लोगों को सजाएं नहीं होती। सजा तो तब होती है जब आप एविडेंस देके जाते हैं अदालत के सामने, आप अदालत के सामने साबित करते हैं कि ये जुर्म इन्होंने किया है, ये इस जुर्म में ये मुलव्वस है, इस जुर्म के नतीजे में इस प्रोसीड में इन्होंने पैसा लिया है और अपने एसेट बनाए। अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो एलिगेशन लगाना, गाली देना, चोर डाकू कहना, जिस तरह मैं मुख्तसरन आपसे, क्योंकि ये आप लोगों की बहुत पुरानी अब्बासी साहब लड़ाई है जो ये नैब के अदारे के हवाले से, आपसे मुख्तसरन अब्बासी साहब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अब जो शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने की जो इजाजत है उसके ऊपर हुकूमत जो मौक़िफ़ अपना रही है अदालत के ऊपर बारे में, वो ये है कि एक मुल्जिम जिसकी सेहत की बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त कुछ दिन पहले ही लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से खारिज की गई हो, उसके बावजूद किसी मजाज मेडिकल बोर्ड की जानिब से हक़ाइक़ की तस्दीक किए बगैर सेहत की बुनियादों पर उनको कैसे मुल्क से बाहर जाने दिया जा सकता है? किन बुनियादों पर? आप लोग क्यों इतने ज्यादा इस बात पर मुस्सिर हैं कि उनको बाहर जाने दिया जाना चाहिए? हुकूमत ज्यादती कर रही है इस मामले पे और अब अदालत भी जा रही है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये अटैक इनका हमारे ऊपर कम और अदालत के ऊपर ज्यादा है। ये अदालतों के ऊपर शक कर रहे हैं, ये अदालतों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जिस मुल्क की अदालतों के ऊपर ये कहें कि वो कौन होते हैं जमानत देने वाले, उनको बोर्ड बनाना चाहिए था, उन्होंने जो दिया है वो गलत दिया है। ये कभी कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लोगों को अदालतें जो है वो ज्यादा रिलीफ देते हैं। ये वो बड़े एलिगेशन है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मुझे तो ख्याल है कि अदालतें इनको सख्त इस पर सजा मिलनी चाहिए कि अदालत के हक के ऊपर ये कौन होता है कि अपनी राय कायम करने वाला, या मैं कौन होता हूं कि मैं अपनी राय कायम करने वाला। ये सारे पॉइंट्स आपके हम फारूक साहब की तरफ लेके जाते हैं। अब्बासी साहब हमारे साथ रहेगा, जवाब का मौका देते हैं। पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर अटैक है। आप लोग अदालत के ऊपर क्यों, अदालती फैसलों के ऊपर इस तरीके से क्यों सवाल उठा रहे हैं? दूसरा फर्क साहब एड्रेस कीजिएगा। आपने पहले कहा कि कोई मुजरिम हो, मुल्जिम हो, ईद के दिनों में क्या उसके ऊपर बात नहीं होती है, लेकिन हुकूमत की सिर्फ ईद नहीं, उससे पहले ही जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब में थे, सारी तवानाइयाँ इस तरफ आ गई। इससे बहुत बड़े मसाइल हैं। अवाम जब देख रहे होते हैं वो यही देखते हैं कि PTI की हुकूमत जो दावे करके आई थी, महंगाई की क्या सिचुएशन है, बेरोजगारी, अवामी मसाइल 100 तरह के, उनको इतना एड्रेस नहीं किया जाता जितनी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज शहबाज शरीफ साहब पे हो जाती हैं एक दिन में। नहीं, देखें बात यह है कि जो शहबाज शरीफ का मामला है वो अब अदालत में है, उनका रेफरेंस जो है वो नैब अदालत देख रही है और ये कहते हैं फैसले कितने हुए। मसला ये है कि इनके टैक्टिक्स क्या हैं। ये इसी तरीके मुल्क से बाहर चले जाते हैं, इल्तवाई लेते हैं, केस डिले होते हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। सिर्फ आपको शहबाज शरीफ के इस केस की मिसाल दे देता हूँ कि 110 गवाहान हैं, अभी तक जो है वो 14 गवाहान के ऊपर जरा हुई है और इनके वकला जो है वो हफ्ता 10 दिन 20 दिन जरा करते हैं। सिर्फ एक केस की मिसाल दूंगा, पनामा केस में वाजिद ज़िया जो GIT के हेड थे, ख्वाजा हारिस ने 60 रोज़ उनके ऊपर जरा की थी, 60 रोज़। यानी आप अंदाज़ा ये करें कि ये इनके तरीक़ेकार हैं टाइम बाय करने के, केसेस को एक्सटेंड करने के हवाले से। मेन वाइल ये इनकी कोशिश होती है कि मामलात सेटल हो जाएं, मुल्क से बाहर जाने का मौका मिल जाए, NRO मिल जाए। पहली बार जो है ये इमरान खान को जो है वो ज़ेर नहीं कर पा रहे। इमरान खान इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। आज इमरान खान हट जाए, ये लुटियां डालते आपको नजर आएंगे। ये साहब पे कोई दबाव है, बैरूनी दबाव है। मैं आपको बताऊं, ये सारी बीमारियां इनकी ठीक हो जाएंगी। ये मैराडोना जो फुटबॉलर है उसकी तरह भागते आपको नजर आएंगे।
कोई बीमारी नजर नहीं आएगी इनको। आप ये बताएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो पंजाब की वजीर सेहत भी हैं, वो कैंसर में मुब्तला हैं, वो अपनी केमोथेरेपी भी करवा रही हैं, पाकिस्तान से करवा रही हैं, अपनी वजारत के अमूर को भी चला रही हैं, कोरोना के बेहतरीन उन्होंने इंतजाम किए हैं, वैक्सीनेशन के निमट रही हैं। शहबाज शरीफ साहब को हम कहते हैं अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तमाना रखे, अच्छी तरह रखे, लेकिन ये कोई बुनियाद नहीं है मुल्क से बाहर जाने की। लेकिन ये हमेशा हर बार जो है अपनी बीमारी का क्यों बहाना बना लेते हैं। जहां ये दावे करते हैं हमारी गवर्नेंस बड़ी अच्छी थी, शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, तो एक हॉस्पिटल लाहौर में होगा ना जिसमें उनका भी इलाज हो जाएगा। से उठाया आ रहे हमारी एक तो नहीं, हमें जवाब नहीं मिलता है, हमें भी नहीं मिला। दूसरी बुनियादी चीज ये है, आपने कहा कि हमारी तवज्जो जो है वो सिर्फ शहबाज शरीफ पे। देखें, शहबाज शरीफ पे तवज्जो का मामला नहीं, मामला ये है कि पाकिस्तान की अवाम ये चाहते हैं कि जो लोग बड़े बड़े मनसबों पे रह चुके हैं उनका एहतसाब भी हो ना, जिनके ऊपर केसेस हैं, ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचे। जहां तक आपने बात की हमारा फोकस किस चीज़ पे है, हमारा फोकस मुल्क की इकॉनमी के ऊपर है। मुल्क की इकॉनमी को हमने टर्न अराउंड किया। ये करंट अकाउंट डेफिसिट 19 अरब डॉलर पे रिकॉर्ड छोड़ के गए थे, आज करंट अकाउंट सरप्लस है। सिर्फ मुझे आपने 30 सेकंड दे देने हैं। आज मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं 13.5% बढ़ी हैं। आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.5% बढ़ी है। आज मुल्क के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर $1 बिलियन आया, यूरो बॉन्ड के अंदर $2.5 बिलियन आया। रेमिटेंसेज जो है वो रिकॉर्ड इजाफा हुआ, 26.5% रेमिटेंसेज में इजाफा। फारूक साहब, हमें ब्रेक की तरफ मुझे जाने का कहा जा रहा है, सॉरी, लेकिन ब्रेक के बाद अभी फारूक साहब ने तो हमारे को अनसुना ही कर दिया, लेकिन हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई बैरूने मुल्क से कोई दबाव का शिकार है हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के मामले पर, या कम अज कम अंदरून मुल्क से कोई दबाव है हुकूमत के ऊपर। ये जो कयास आई है इनमें कितना दम है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं। जो भी सियासी मामलात हैं आज के, उसके ऊपर हम उसका अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। फ़ारूक हबीब साहब और जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। फ़ारूक साहब, आप जिस सवाल को जो है वो नज़रअंदाज करके गुजर गए थे, एक बार उसी का हमें क्लियरली जवाब दें, क्योंकि आप जब बात करेंगे तो हो सकता है कि आसराइयाँ कोई अच्छे सहाफ़ी का यही कमाल होता है कि वो डिविएट नहीं होने देता, अपने क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लेता है। तो मुझे भी कोई आड़ नहीं है उसमें। देखें, बात यह है कि इमरान खान को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इमरान खान को जो लोग जानते हैं ये भी पता है कि वो कोई प्रेशर नहीं लेते। तो हो सकता है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही हो जिसके ऊपर वो एक्शन ले रहे हो। मैं आपको बुनियादी तौर पे ये क्या कह रहा हूँ, ये कमिटमेंट है इमरान खान की पाकिस्तान की अवाम के साथ। हमारी 25 साल जिदोजहद है रूल ऑफ लॉ की इस मुल्क के अंदर। बात किसने की? इमरान खान ने की। ये करप्शन तो इनका इशू ही नहीं था। आप ये देखें कि बड़ी बड़ी सुपर लीड अखबारों में लगी हुई, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा था कि करप्शन के इतनी करप्शन है, तहकीकात में जाएंगे तो कोई काम हम नहीं कर सकेंगे। और हमजा शहबाज ने कहा था बच्चों करप्शन होती है, अच्छी होती है, खाता है, लगाता की बातें यही लोग पाकिस्तान की कौम को सिखाते रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने इसके ऊपर स्टैंड लिया, इमरान खान ने इसके ऊपर कमिटमेंट शो की। अब इस मरहले को, इस मामले को अब आगे बढ़ना है। कोई खान साहब को इसके ऊपर जो है वो प्रेशराइज नहीं कर सकता। कोई बैरूने मुल्क या अंदरून मुल्क का किसी किस्म का दबाव जो है वो इमरान खान के ऊपर नहीं है, और ना ही वो कोई दबाव इस किस्म का। और शहबाज साहब का रिहाई के बाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर से और चीनी सफीर से मुलाकात के ऊपर हुकूमत का क्या रिएक्शन? देखें, बात यह है कि मुलाकातें सबकी होती हैं, मुलाकातें करें। वो अपोजिशन लीडर भी हैं, वज़ीर आला भी रह चुके हैं, तो मुलाकातों के ऊपर तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में रहें ना, पाकिस्तान में रह के अपने केसेस का सामना करें। आप सिर्फ एक बात नोट करें कि नवाज शरीफ अपने केस में कतरी खत ले आए थे, एक जाली ट्रस्ट डीड भी ले आए थे। शहबाज शरीफ तो अपनी टीटीज़ केस में एक डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आ रहे। सिर्फ मैं मुवाजना पेश कर देता हूँ क्विकली, फिर आप अगले गेस्ट के पास जाएँ। इमरान खान ना वज़ीर आज़म थे, ना वज़ीर आला थे, कोई ओहदा नहीं था, एक बार MNA बने थे। अपनी 40 साल कमाई का हिसाब दिया, 60 डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस उन्होंने किए थे। तो ये भी 1-2 डॉक्यूमेंट्स ले आए ना। इनको क्या आड़ है? ये कहते इंतकाम हो रहा है, इमरान खान हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमें ये जेलों में डालना चाहते हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, कोई जराए ले आए ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा क्योंकि एक और भी मौजू है हमारे पास। मरियम नवाज साहिबा ने शेखुपुरा में बड़ा भरपूर किस्म का खिताब किया। मियां जावेद लतीफ़ साहब की फैमिली से भी उन्होंने मुलाकात की। अब्बासी साहब,
आपसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि जब बात करती हैं मरियम नवाज इस मामले के ऊपर, तो उन्होंने इस तरह की बात की कि अमेरिका में बैठकर कश्मीर का सौदा जिसने किया, क्या वो गद्दार नहीं? पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ जो सलूक किया, नवाज शरीफ के खिलाफ मजहबी जमातों का इस्तेमाल किया उस वक्त, क्या वो गद्दार नहीं? साथ ही वो कहती है कि जिसने गोल्ड स्मिथ की इंतखाबी कैंपेन चलाई, क्या वो किस मुंह से फ़लस्तीन के बारे में बात करेंगे? मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आपकी जमात एक पोजीशन ले रही है, खुद मरियम साहिबा वहाँ जाके शेखुपुरा खिताब कर रही हैं कि गद्दारी के जो हैं वो सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए, ये सही नहीं है तरीक़ाकार, तो खुद वो यही अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रही हैं जिसकी तनकीद है दूसरों पर? मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब डिटेल से दूंगा। मैं मुख्तसरन जो फरग हबीब साहब ने हमारे ऊपर तीर बरसाए हैं उनसे सिर्फ इतना मैं अर्ज कर दूँ कि मेहरबानी करके वो जो इकानमी आपने बेहतर की है वो किस मुल्क के लिए की है। पाकिस्तान के लोग तो आज भी सबसे ज़्यादा गुर्बत में फंसे हुए हैं, आज भी सबसे ज़्यादा मुश्किलात में, महंगाई तूफान खड़ी है। आपने दवाइयों की कीमतें देख लें, चीनी की कीमतें देख लें, आटे की कीमतें देख लें, और बाकी रोज़मर्रा जो एशिया इस्तेमाल की जा रही है उनकी कीमतें आप देख लेंगे वो आसमान को छू रही हैं। लोग आप अपने अपने हलकों में नहीं जा सकते, और उसके नतीजे में जो बाई इलेक्शन कि जो आपका हाल हुआ है उसका सिर्फ एक वजह थी कि जो आपने पाकिस्तान के लोगों से वादा किया था कि हम आएंगे तो हम गुर्बत का खात्मा करेंगे, हम आएंगे हम महंगाई को नीचे करेंगे। और इमरान खान साहब बार बार कहा करते थे कि जिस मुल्क में जब महंगाई हो रही होती है इसका मतलब है कि उस मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो पैसा लूट रहे हैं, वो पैसा खा रहे हैं। तो आज बताएं कि जब इमरान खान साहब ये बातें कह रहे थे तो ये पैसा आज कौन चोरी कर रहा है, आज पैसा कौन खा रहा है? और फिर आप कह रहे थे कि हम इन अदारों को इस्तेमाल करेंगे और लूटो हुआ पैसा वापस लेके आएंगे। आप मेहरबानी करके 3 साल आपको होने वाले हैं, आपने कौन सा लूटा हुआ पैसा वापस लाया? कोई 1 रुपया बता दें, कोई एक ट्रांजैक्शन बता दें। एक बात आपने बहुत अच्छी की है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में वो बात कभी नहीं की थी। आपने तवातर के साथ लोगों को झूठा कहा, लोगों को इल्जाम लगाए, लोगों को गाली दी, लोगों को डाकू कहा। हर सियासी जमात और मजहबी जमात के जितने भी लोग हैं उनकी पगड़ियां उछाली, उनको कहा कि हम आपको एनआरओ नहीं, देखो आप किस पोजीशन में नहीं है, आज तक किसी ने आपसे एनआरओ मांगा नहीं है। और आपने 2 बड़े काम, आप अंदाजा कर लें कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ डिस्का में फैसला किया, हुकूमती वजीर उसी वक्त आए, उन्होंने वो जो आईनी अदारा था किस तरह उसके ऊपर अटैक किया, किस तरह उनके बारे में आपने अल्फाज कहे। और फिर अब जब लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब का फैसला किया है, आप दिन रात अदालतों के ऊपर अटैक करते हो। खुदा का वास्ता इन अदालतों के ऊपर ना अटैक करें। ये इस मुल्क को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? इस मुल्क के आप खाना जंगी की तरफ सारी चीजों को धकेल रहे हैं। अपनी जाती दुश्मनी जो है आप अब्बासी साहब, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए सवाल करने की। मैं हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं कहूंगी भाई साहब, लेकिन जब आप ये बात करते हैं हमारे जहन में सवाल आता है कि अब आपको भी अदालतों से रिलीफ जब आपकी जमात को मिलता है तो तारीफें होती हैं, जब नहीं मिलता तो इल्जामात लगाए जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदालतों तक पे आप लोग लगाते आ रहे हैं। तो क्या फर्क है? ये तो फिर दोनों तरफ से सबने फेस सेविंग तो करनी है ना, कोई बयान देके। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए 2 तरह से ये बात की जा सकती है। हमने जब बात की तो हमने फैसलों के ऊपर डिस्कस किया। जब एक अदालत कोई फैसला दे देती है, कोई जजमेंट पास कर देती है, कोई जजमेंट जो है वो अवाम तक पहुंच जाती है, उसके ऊपर डिस्कशन किए जा सकती है, उसके ऊपर फेयर कमेंट्स किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अदालत को कहेंगे, ये अदालत कौन होती है जिसने शहबाज शरीफ साहब की बेल ले ली है? ये अदालतें वो हैं जो मुस्लिम लीग को रिलीफ देती हैं, ये अदालतें वो हैं इनका अल्फाज इस्तेमाल किए कि इन्होंने इन केसेस में गलत बेल किया, और किस तरह ले सकते। तो फिर उसका अदालत ने एक फैसला दे दिया, उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्ट से उनका नाम निकाला, उन्हें बाहर जाने दें। और इन्होंने FIA के नीचे उनको जब अदालत के हुक्म को इन्होंने किस तरह उसकी तस्दीक किया, उन्होंने कहा कि नहीं अदालत कौन होती है उनको भेजने वाले, हम FIA के जरिए। चलिए आप देखते हैं वो मामला क्योंकि अदालत में होंगे, आप लोग भी उनके ऊपर कर ले जा रहे हैं, अदालत जा चुके हैं। अब अब्बासी साहब हमारे बुनियादी सवाल पे आ जाएं, अगर आप मरियम नवाज क्यों ये बातें कर रही हैं जब वो खुद ही गद्दारी के ऊपर एहतजाज करने के लिए गई थी, वो क्यों हुकूमत के ऊपर इस तरह के बयान दे रही हैं? नहीं, उनका कहने का मकसद ये था कि आप एक तरफ ना देखें। ये बिल्कुल मेरा भी मौक़िफ़ है, सबका मौक़िफ़ है, फरग हबीब साहब से, कि हमारे मुल्क की चीज़ें तब आगे बढ़ेगी जब हम एक दूसरे को मुल्क का दुश्मन समझना छोड़ देंगे। अगर हम सारे कहें कि इस मुल्क में गद्दार हैं, आप कल बेगम नसीम अली खान के जब जनाजा हुआ है तो सब वहाँ गए और उन्होंने साज ट्वीट पाकिस्तान के देख ले, कोई एक जमात नहीं है, कोई लीडर नहीं है जिनको उनकी तारीफ ना की, उनकी खिदमत की तारीफ ना की होगी। लेकिन जब वो जिंदा थी, जब वो सियासत में थी, उस वक्त अगर आप उन जमातों के ऊपर या बाकी लीडर पाकिस्तान की तारीख में जो भी हुकूमत में आता है वो दूसरे को कहता है कि ये गद्दार है, वो ये फलां का यार है, ये अमेरिका का एजेंट है, ये यहूदियों से मिला हुआ है, ये मोदी का यार है। आप जब ऐसे फतवे अपने लोगों के बारे में दुनिया में हमारी क्या नजर होगी? यही तो सवाल था अब्बासी साहब। हमारे समेत
सबको मुहिब्बुल वतन के सर्टिफिकेट नहीं देने चाहिए। हमें बिल्कुल ये हक हासिल नहीं है कि हम ये बिल्कुल, यही तो क्वेश्चन है, यही तो सवाल है। हमें ब्रेक की तरफ मुझे जाने का कहा जा रहा है। आप करते हैं कि मरियम ये शो सुन रही हो और अब्बासी साहब की बात पे अमल करें। अब्बासी साहब, इसी को हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे, आपको मजीद मौका भी देंगे इस पे बात करने के लिए, लेकिन फिर ब्रेक की तरफ जाने से पहले यही बात कि यही तो बुनियादी सवाल है। ये कहती हैं कि गोल्डस्मिथ की इंतखाबी कैंपेन चलाने वाला फलस्तीन पे क्या बात करेगा, तो क्या आप उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे? इसी के ऊपर आप लोग, अच्छा ब्रेक से पहले हम फारूक साहब आपको रिस्पॉन्ड करने का टाइम देते हैं। ये सिलसिला कब खत्म होगा, इस अब्बासी साहब कह रहे हैं? देखिए, पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि अगर आप जावेद लतीफ़ का जो उन्होंने बात की वो बयान चला दें तो मुझे नहीं लगता कि कोई जी शऊर शख्स जो है इन हालात के अंदर जाके उनकी हमायत के ऊपर खड़ा होगा। बल्कि अगर कुछ समझदार होता, मैं उनकी जगह होता, मेरे पास लीडरशिप का रोल होता, मैं जावेद लतीफ़ को कहता कि भाई कोई शख्स जो है मेरे साथ इंतहाई जुल्म ज़्यादती हो जाए, लेकिन कोई शख्स भी मुल्क से बड़ा नहीं है, कोई भी लीडर मुल्क से बड़ा नहीं है। आप पाकिस्तान ना खपे का नारा किस तरह लगा सकते हैं? आप सोच भी नहीं सकते, आप ख्वाब में भी ये चीज़ नहीं सोच सकते। जो बात उन्होंने की, जब जाके आप सरपरस्ती करते हैं, खड़े हो जाते हैं, और आपने तमाम तर जो है वो कोरोना SOPs की भी खिलाफ वर्जियाँ कर दी। एक तरफ कौम जो है वो कोरोना, सुन लेना, एक तरफ कौम कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद कर रही थी, हुकूमत सख्त अमल दरामद करवा रही थी, कौम कुर्बानियाँ दे रही, अवाम कुर्बानियाँ दे रही, तकालीफ का सामना कर रहे हैं। दूसरी जानिब आप इज्तिमात कर रहे हैं, आप गए ही हैं तो आप उनके घर की हद तक रहे ना, आप वहां जाकर जलसे करवा रहे हैं, एहसन इकबाल को भेज रहे हैं, तैयारियां करवा रहे हैं। कितनी SOPs नहीं, देखें मेरा मीडिया से भी ये एक शिकवा है कि अगर फरूख हबीब गया होता किसी जगह पे, मैं मास्क उतार दूं तो हमारे ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है। लेकिन मरियम बीबी से जो है वो किसी ने ये सवाल पूछा नहीं गया, उनसे किसी ने नहीं पूछा कि आपको ये किसने राइट दिया है, लोगों की जानों को आप खतरे में डाल रहे हैं। दूसरी बुनियादी चीज ये है कि कोई मुल्क खपे ना नारा मारे, मरियम खड़ी हो जाती हैं। अगर जाकर किसी से कब्जा बागजार करवाएं, उनकी सरपरस्ती में मरियम जाके साथ खड़ी हो जाती हैं। ये कहते हैं कौन सा 1 रुपया रिकवर करवाया, आप बता दें आपके दौर में नैब ने कितने करप्ट लोगों को पकड़ा, कितनी रिकवरियां करवाई। आज तो 450 अरब रुपया नैब रिकवर कर चुकी है। एंटी करप्शन पंजाब सिर्फ 300 अरब रुपए की रिकवरियां कर चुकी है। 27,000 एकड़ लैंड रिकवर करवाई है। ये रिकवरियों की बातें ना करें, रिकवरियों के सारे खुरे इनकी तरफ जाते हैं। फारूक साहब, लेकिन गद्दारी के मामले के ऊपर बात हो रही है, तो जिन्होंने जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा, सियासत के अंदर इंटरफेयर किया, पूरी दुनिया में बदनाम किया, उनके ऊपर गद्दारी की बातें नहीं की जा सकती, की जाती हैं। अगर ये उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कह भी दी थी, क्या ये बहुत एक्सट्रीम नहीं है? दूसरी बात, आपकी बात को इंडोर्स करते हुए कि SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी। शेखुपुरा में जो मजमा इकट्ठा किया मरियम नवाज ने, उसके ऊपर अब हुकूमत ने, उसके ऊपर मुकदमात भी बन गए हैं, हम रहनुमाओं समेत। अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे इस पे और रिंग रोड का भी एक मामला है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करें मरियम नवाज की शेखुपुरा में मियां जावेद लतीफ़ी फैमिली से मिलने के बाद जो उन्होंने जलसे से खिताब किया उसके बारे में। अब्बासी साहब, आप एक तो इस पर भी हमें बताएगा, क्या जब आपकी जमात भी ये कहती है कि हुकूमत कोविड को किस हद तक संजीदा ले रही है, सवालात उठाते हैं उनके ऊपर, तो क्या ये जिम्मेदाराना इकदाम था कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा, खैर मैं मुकदमात भी FIR कर दी गई है उनके खिलाफ, कुछ कारकुनान के खिलाफ। आप एक दूसरी बात आप हमें ये बताएगा कि आपकी पार्टी के अंदर राय क्या पाई गई जब जावेद लतीफ साहब ने बयान दिया, क्योंकि शाहिद खाकान साहब उसके बाद फौरन आए थे, उन्होंने कहा था ये पार्टी पॉलिसी नहीं है जो उन्होंने बयान दिया है। अब मरियम नवाज बजाते खुद जाके उनको मुकम्मल तौर पे इंडोर्स कर रही हैं। देखिए, ये जब भी कोई लीडर जाता है किसी के जगह पे, तो वो किसका कोई प्रोग्राम ना था उनका कि मैं जाऊं और मैं जलसा करूं या मैं कन्वेंशन करूं, लेकिन ये एक हकीकत है कि हम इमरान खान साहब कहीं अगर जाएं, फरूख हबीब साहब भी अपने हल्के में जब जाते होंगे, बाकी लोग भी जाते हैं, हम भी कभी जाते हैं, तो एक चूंकि वहाँ एक माहौल ऐसा है कि शेखुपुरा के लोग लग जाते हैं, जो वहाँ स्टेज था, ये भी यही पॉइंट उठा रहे हैं। अब्बासी साहब, पूरा स्टेज था, सारे रहनुमा इकट्ठे थे। अब्बासी साहब, आप डिफेंड ना करें कि गलत हुआ है, आप सियाने आदमी, आप हमेशा अच्छी बात करते हैं, अपनी बात जो भी मर्जी है करें। तो अब जब भी जाते हैं वहाँ चूंकि एक चार्ज क्राउड है था, वो लोग गमज़दा हैं, वो लोग समझते हैं कि ये ठीक है या गलत है, लेकिन वो समझते हैं कि जावेद लतीफ़ साहब को जो अंदर किया गया है, लोगों के मुताबिक उनके ज़ाहिर बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है, वो वहाँ के MNA चले आ रहे हैं, तो वो लोग
उनके इज़हार यकजहती के लिए जब निकल के आ गए तो जाहिर है फिर कोई भी लीडर होता है तो वो अपने कारकुनों से बात करता है। क्या सबको आपको पता है कि इस वजह से सिंध में उनके जलसे रखे हुए थे मरियम नवाज साहिबा के। आप कराची में हमारी इलेक्शन बहन के जलसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी लीडर के लिए, वो मुलतवी करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो आदमी चाहता है और वहाँ कि मैं जाऊँ और अब जलसे में जाके या इंतखाबी महम की तो जलसे उनके अब्बासी साहब, जब पूरा मुल्क बंद है, मैं ज्यादा बहस पे नहीं इससे जाना चाह रही, बहुत आपसे रिस्पेक्ट के साथ, जब पूरा मुल्क बंद है, ईद के ऊपर वो लॉकडाउन था कि ना मार्केट्स खुली है ना कोई दुकानें, लोगों को सियाती मुकामात के ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा, उसमें ये वाइज ना होता डिसीजन कि उनके घर चली जाती, वो कहती लोग इकट्ठे ना हो, वर्चुअली किसी तरीके से खिताब कर लेती, इतने लोगों को इकट्ठा करने का क्या मकसद था? लेकिन अब एक जमाने में जो बात आप कह रही हैं ये मुमकिन थी हम सब के लिए और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आपकी बार जब से सोशल मीडिया आ गया है, बहुत सारी टेलीफोन आ गई हैं, मोबाइल आ गई है, चीजें आ गई हैं कि जब भी कोई लीडर जहां से निकलता है और जिस तरफ भी जा रहा होता है, कोई एक जरा इसको आप ये खबर जो है रखना, हमारे बस में किसी के बस में बात नहीं रहती। वो जाहिर है कि कोई भी जाता जब इसका तरह का माहौल है कि उनके घर में जाहिर है इतला दे के जाता है आदमी, तो अगर आप देखे और ये खबर आ गई और वो लोग फौरी तौर पर, ये कोई ऐसा बड़ा क्राउड हमने नहीं जमा किया कि पूरे लाहौर से लोग बुलाए, शोपुरा के हल्के से पूरे लोग आए या पहले माहौल क्रिएट किया गया कि हम जलसा करेंगे। बिल्कुल हम चाहते हैं कि इस वक्त जितना अपोजिशन ने इस वक्त हुकूमत का नहीं बल्कि वो साथी तौर पर समझते भी रियासत पाकिस्तान के हक में कि हम सबको SOPs की पाबंदी करनी चाहिए। एक ऐसी वबा है, ऐसी बीमारी है कि हम कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम कोई ऐसी चीज करें जिससे पाकिस्तान में ये बीमारी फैल जाए और वो उसका कोई भी इफेक्ट हो सकता है। मैं खुद उसका बहुत ज्यादा दिन रहा हूँ, इसका शिकार रहा हूँ। हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे, आप कबूल करेंगे ये जो वजाहत दे रहे हैं, लोग जमा होते हैं तो आपको कोई बात करनी पड़ती है, लीडर इकट्ठे होते हैं तो कारकुन निकल आते हैं, उनके लिए मजबूरी बन जाती है। बात ये है कि जब लीडर इकट्ठे होते हैं तो लीडर अगर कारकुन जमा भी होते हैं तो वहां पर खड़े होकर आधे घंटे की 35 मिनट की तकरीर नहीं करते। आप देखें कि वहां समाजी फासले का तो कंसेप्ट ही नहीं था, बंदे के ऊपर बंदा खड़ा हुआ था और वहां देखें किसी एक शख्स ने मास्क नहीं पहना हुआ। अगर आप उसकी तस्वीर दिखा सकें इनको तो अब्बासी साहब तो हमेशा जो है वो बड़ी बात कर जाया करते होते हैं, जो अच्छी बात होती है इनकी तरफ से, इस वजह से हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन इसके ऊपर अब्बासी साहब कोई वजाहत नहीं है। SOPs की वायलेशन हुई है, लोग अगर पकड़ा जा रहा है, जो एक शख्स इंडिविजुअली जिसने मास्क नहीं पहना हुआ उसको पुलिस पकड़ के खिलाफ वर्जी पे जेल में डाल रही है, तो फिर जो है आपको इतनी बड़ी वायलेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। फिर अगर आपको को पकड़ ले इस बात पे तो आप पूरा पाकिस्तान सर पे उठा लेंगे, जी हमें पकड़ लिया, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई। तो लिहाजा यहाँ पर लीडरशिप का किरदार अदा करना है। अगर आप कराची नहीं गए, हमने आपको अप्रिशिएट किया, यहाँ भी अगर आप ना जाते तो यहाँ भी हम आपको अप्रिशिएट करते। तो लिहाजा दोनों जानिब जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कोविड रोकने वालों का हिस्सा बने, फैलाने वालों का हिस्सा। हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, हम भी एक और मामला है रावलपिंडी रिंग रोड का मामला, क्योंकि गुलाम सरवर खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थोड़ी देर पहले। अब क्योंकि चेयरमैन नैब ने इसके ऊपर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, वो सवाल ये कर रहे हैं गुलाम सरवर खान साहब के कौन सा स्कैंडल था जो मुझसे मेरी वजारत पहले बदली गई, ये वो चैलेंज करते हैं कि इसका जवाब दिया जाए। देखें बात यह है, मैं आपको सिर्फ इस रिंग रोड के हवाले से बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनवाई, उसकी फैक्ट फाइंडिंग आई, फैक्ट फाइंडिंग्स को पब्लिक किया गया कि किस अंदाज से एक ब्यूरोक्रेट जो है वो रिंग रोड को 36 किलोमीटर के ऊपर उसने उसको कई किलोमीटर उसके बढ़ा दिए। उससे जो शहबाज शरीफ के साबका ब्लू आइड जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे डॉक्टर तौकीर शाह, उनकी जो इनहेरिटेड जमीनें थी उनको फायदा पहुंचाया जा रहा था। सुन ले नहीं उन्हीं की थी ना, अच्छा। उन्हीं की थी। जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं उस बेचारे का तो ताल्लुक ही कोई नहीं। अच्छा। अगर उसकी कोई रिश्तेदारी है तो रिश्तेदारी 8 साल से उनकी बोलचाल ही नहीं है, दुआ सलाम ही नहीं है, सबको पता है ब्यूरोक्रेसी में लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये भी अब्बासी साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, टाइम खत्म हो रहा है अब्बासी साहब, ये भी बात घूम फिर के शहबाज साहब के ब्लू आइड। लेकिन सिर्फ आखिरी पॉइंट इस पे कर दूंगा कि मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दे जो इस पे सियासत कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में कितनी इंक्वायरीज करवाई, कितने केसेस नैब को भेजे करप्शन के। यहाँ तो आग लग जाया करती थी, नंदीपुर को आग लग गई थी, LDA के रिकॉर्ड को आग लग गई थी। अब्बासी साहब आप देखें कि हुकूमत कितना वेलकम कर रही है, जो इनके इतने अहम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसके ऊपर? ये बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे। जब चीनी की कीमतों में इन्होंने पैसे खाए थे, जब पकड़े गए तो फिर इनके पास कोई बस नहीं पूछा। जब अपोजिशन ने शोर डाला, अपोजिशन ने दबाव डाला तो इन्होंने उनकी इंक्वायरी की। इसी तरह आटे के मामले में, इसमें दवाइयों की कीमतों में इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, उस वक्त इन्होंने हाथ नहीं डाले थे। जब अपोजिशन सारी इकट्ठी हो गई है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। यही रिंग रोड का मामला है, ये पहले दिन से नहीं कर रहे थे।
जब सारी अपोजिशन ने कहा है, बार बार कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके कैबिनेट के लोगों के नाम लिए हैं, और ये बात तभी सामने आ जाएगी कि आपने 3-4 ऐसे खास लोगों को फेवर देने के लिए अरबों रुपयों का जो है टिका वहां को लगाया, और ये बहुत बड़ी करप्शन है। देखते हैं जब बात सामने आएगी तो क्या बात आएगी। कतल कलामी की माजरत जावेद अब्बासी साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। जावेद अब्बासी साहब और फारूक हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल नए इशूज के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।